नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल। आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब सभी स्वस्थ होंगे और शिक्षण वीडियो की क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, हमारी जो ये क्लास है, ये क्लास आप लोगों के लिए एग्जाम में कितनी कारगर होगी, या आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब पता चलेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए। तो जो भी साथी एक बार चैनल पर नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि साइंस की ऐसी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें और आप चीजों को समझते रहें। तो साथियों, विज्ञान और गणित की शिक्षण विधियों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो विज्ञान शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, और हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने मेथड्स के बारे में ही डिस्कस किया था, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति हम पढ़ चुके हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी को हम समझ चुके हैं। अब हम मेथड्स के माध्यम से चीजों को जानेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग टेक्निक के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी आप टीचिंग मेथड पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि आप शिक्षक हैं और आपके सामने विद्यार्थी हैं और आपको उन्हें समझाना है। यदि इस अंदाज में और इस लहजे में यदि आप पढ़ेंगे तो आप हर एक चीज को समझ पाएंगे, ना कि रट पाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रयोगशाला विधि। दोस्तों, ये विधि मोस्टली साइंस और मैथ जब बच्चों को पढ़ाई जाती है तब ये विधि का यूज किया जाता है। अदर सब्जेक्ट में आप इस विधि का इतना यूज नहीं कर सकते। ये साइंस को पढ़ाने की ही एक प्रभावी विधि है। तो देखिए दोस्तों, प्रयोगशाला विधि को आज हम डिस्कस करते हैं और जानेंगे कि प्रयोगशाला विधि क्या बताती है, किस तरीके से शिक्षण करवाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण की एक आधुनिक आधुनिक का मतलब है दोस्तों कि लेटेस्ट और प्रभावशाली विधि है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है वो ही सबसे प्रभावशाली है। और अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने जो बुक्स निकाली है, जैसे मैंने कक्षा 6 की बुक्स, जो अभी लेटेस्ट बुक्स आई हैं वो मैंने देखी थी, तो उसमें कहीं भी क्वेश्चन आंसर नहीं है। क्योंकि वो जो बुक्स हैं इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि बच्चा करके जाने। लर्निंग बाय डूइंग के बेस्ट वो बुक्स तैयार की गई हैं। तो कहीं ना कहीं इन मेथड्स को यूज किया जा रहा है और नई शिक्षा पद्धति में इन मेथड्स का यूज होने वाला है। और लगभग मुझे लगता है कि 2030 तक पूर्ण रूप से नई शिक्षा पद्धति लागू हो जाएगी और फिर कुछ ऐसे ऐसे मेथड्स का ही यूज किया जाएगा जिससे बच्चा स्वयं करके और अपना ज्ञान प्राप्त करे। तो दोस्तों, वैज्ञानिक तथ्यों को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा समझते हैं। इसमें जो कोई भी चीज है, जैसे आपको बच्चे को बताना है कि ये थर्मामीटर है, या फिर ये एक वर्ग है, तो आप उसको थर्मामीटर दिखा रहे हो, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव है उसका, उसने उस चीज को देखा है।
आपने तो बताया कि थर्मामीटर है, इससे टेम्परेचर इस तरीके से हम मापते हैं, या टेम्परेचर को इस तरीके से मापता है। तो आपने एक वेसल लिया और उस वेसल में हॉट वाटर डाल दिया, फिर आप थर्मामीटर को डाल रहे हो, और जैसे ही उसका पारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव उसको हो रहा है, वो बिल्कुल एकदम उस चीज को प्रयोग करके देख रहा है। इस विधि से वो क्या कर रहा है, अपना ज्ञान प्राप्त कर रहा है। और यदि हम किसी चीज को करके देख लेते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में एकदम स्टेबल हो जाती है। चेतन जो मस्तिष्क है, उसमें वो सेव हो जाती है। और यदि वो चीज एक बार चेतन मस्तिष्क में चली गई, तो उसको आप कभी भूल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो ज्ञान है, वो स्थायी ज्ञान है। तो प्रयोगशाला विधि की परिभाषा देखिए क्या है, कि प्रयोगशाला विधि एक ऐसी शिक्षक पद्धति है जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और सामग्री के साथ प्रयोग करने, निष्कर्ष करने, सॉरी, निरीक्षण करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। जैसा मैंने बताया ना आपको, कि अभी आपको कोई भी उपकरण है, जैसे आपने, ठीक है, तापमापी ले लिया, तो वो आपने विद्यार्थी को दिया, तो वो खुद खुद निरीक्षण कर रहा है, खुद निष्कर्ष निकाल रहा है। करके सीखना, देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, इस बेस्ट के सिद्धांत पर ये प्रयोगशाला विधि है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, कि लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर जो विधि है, वो कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। इससे बच्चों में सक्रियता, एक्टिवनेस, वो चीज क्या होगी, डेवलप होगी, और उनके शिक्षण में इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो चीजों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान होगा वो सब, वो भी क्या होगा, स्थायी होगा। कॉन्शियस माइंड में वो क्या होगा, स्थायी ज्ञान होगा। मुझे लगता है दोस्तों, कि प्रयोगशाला विधि को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और ये प्रयोगशाला विधि नाम से ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, वो आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। आप एक एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा मेरा, कि आप क्लास में खड़े हो और आपको तापमापी समझाना है। तो आपने एक वेसल लिया और आपने उसमें गर्म पानी डाला और आप तापमापी डाल रहे हो, ठीक है, दैट्स इट। यदि आप इतना चीजों को विजुलाइज कर पाएंगे, इतना चीजों को गेस कर पाएंगे, तो आप मेथड्स को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसकी प्रक्रियाएं और प्रमुख चरण देखिए। शिक्षक, इसमें क्या चीज होती है, उस चीज को समझिएगा, कि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोग का उद्देश्य, आवश्यक सामग्री और प्रक्रिया समझाता है। शिक्षक का काम, शिक्षक का रोल रोल कितना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टीचर का रोल है। इन दिस मेथड टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल है, कि प्रयोग का उद्देश्य, आवश्यक सामग्री और प्रक्रिया समझाता है, कि आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। आवश्यक सामग्री दे दी, ठीक है, उसकी प्रक्रिया समझाएगा कि आपको इस तरीके से करना है। फिर विद्यार्थी स्वयं या समूह में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वही बात आ गई, देखिए, समूह में प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग नेचर जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और सबसे मेन पॉइंट है, ये हम पहले समझ के आ चुके हैं, कि विद्यार्थी स्वयं या समूह में प्रयोग करते हैं, उपकरणों का प्रयोग करके फिर परिणाम को प्राप्त करते हैं। आपने बच्चों को बताया कि आपने बच्चों को तापमापी दे दिया और बच्चे से बोला कि आप अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बताइए, कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो आपने एक बच्चे को दिया, फिर उस बच्चे ने बताया कि 36। फिर अगला बच्चा बता रहा है 36.5। ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत सारे बच्चों से निष्कर्ष निकाला। फिर सबकी रेंज लगभग यही थी, कि 35 to 38। फिर आपने बच्चों को एक फिक्स टेम्परेचर, एक कंक्लूजन बता दिया, कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और यदि उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो 97 फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है। तो कंक्लूजन निकल गया। तो विद्यार्थियों को वो चीज समझ में आई।
उन्होंने उस चीज को देखा, प्रयोग करके देखा। पूरे प्रयोग के दौरान शिक्षक मार्गदर्शन देता है। ठीक है। एक फैसिलिटेटर होता है। टीचर्स का जो रोल है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है? फैसिलिटेटर है, मार्गदर्शक है। वो सिर्फ बच्चों की हेल्प करेगा, और बच्चे क्या कर रहे हैं उस चीज का वो क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। ठीक है। वो क्या करता है? अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है। और क्या करता है? ध्यान करता है, ध्यान रखता है कि बच्चे कोई चीज गलत तो नहीं कर रहे। फिर जिसके पश्चात टीचर परिणामों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा भी कौन देता है? टीचर देता है। टीचर ही तो निष्कर्ष निकालेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि तापमापी से सब बच्चों ने प्रयोग किया, टेस्ट किया, फिर वो बता रहा है टीचर क्या, अजूम करो। ठीक है। या फिर वो खुद रिजल्ट बता रहा है। इस तरीके से एक हेल्पिंग नेचर से, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के साथ हम एक निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं। तो वो विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स के आधार पर सिखा सकते हो। वो टीचर का जो रोल है वो कैसा है? एक फैसिलिटेटर की तरह है। ठीक है। अब इसके गुण क्या है? अब गुणों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके गुण क्या रहेंगे, इसके मेरिट्स क्या है। यह विधि टीचर सेंटर्ड है। ठीक है। एवं मनोवैज्ञानिक है। पूर्णतः कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक विधि होने का मतलब क्या है? कि ये आपका आईक्यू लेवल डेवलप करती है, आपको खुद से सीखने के लिए, खुद से जानने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी, टीचर सेंटर सॉरी स्टूडेंट सेंटर्ड है। सिर्फ बच्चा ही इसके अंदर सब कुछ करता है। टीचर की जो भूमिका है, टीचर का जो रोल है, वो सिर्फ फैसिलिटेटर का है। वो सिर्फ बच्चों को मार्गदर्शन देगा। इसके अलावा और कुछ टीचर की भूमिका नहीं है। सब कुछ कौन करता है? बच्चा करता है। इससे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो कैसा होगा? स्पष्ट होगा। ये हम अभी इससे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। ज्ञान स्थायी होगा, व्यवहारिक होता है। ठीक है। इस पॉइंट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है वापस से। विद्यार्थियों में अवलोकन, ऑब्जर्व करता है, एकाग्रता, खोज, ईमानदारी और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। एक तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा फोकस कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, होनेस्टी आ रही है, और इंटरेस्ट ऑफ साइंस। ये सब चीजें क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। देखिए कितने फायदे हैं। फोकस कब होगा? क्योंकि उसका इंटरेस्ट हो रहा है। आप तो कुछ भी चीज बच्चों को दिखा रहे हो तो एक इंटरेस्टिंग लगता है, तो सब बच्चे फिर उस चीज पे फोकस करते हैं, वो सब चीजें उस चीज को देखते हैं। इसलिए ही अब गवर्नमेंट हर क्लास को एक स्मार्ट क्लास बनाने की तैयारी में लगी हुई है, ताकि आप स्मार्ट बोर्ड पर बच्चों को चीजें दिखा दिखा कर पढ़ा सको। और यदि चीजों को हम दिखाकर पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें बच्चों की जल्दी समझ में आएगी, और ज्ञान स्थायी होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं एवं समस्या समाधान क्षमता बच्चों में क्या होती है? विकसित होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके आ चुके हैं जब फर्स्ट क्लास हमने किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड, और ये चरण थे, आप याद कीजिएगा। और यदि जो बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहा है तो वो फर्स्ट क्लास जाकर देखे, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितनी चीजों को डिस्कस कर कर आ चुके हैं। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बोल दिया था कि विज्ञान की प्रकृति को एक बार आपने समझ लिया तो आप बेस तैयार कर चुके हो, बेस कर चुके हो तैयार। ठीक है दोस्तों। समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है, और समस्या समाधान विधि को तो हम पूरे तरीके से डिस्कस करके आ चुके हैं कि समस्या समाधान विधि है क्या। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चीजें चलेंगी। एक भी क्लास यदि आप मिस करोगे तो आने वाली क्लासों में आपको
उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज आप लोगों को साथ के साथ डिस्कस करता हुआ चलूं, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, साथ ही समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है। समस्या समाधान क्षमता मतलब वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करे, वो चीज डेवलप कर सकता है। विद्यार्थी विभिन्न उपकरणों के सही उपयोग का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किस चीज को कहां पर उपयोग करना है, किस चीज को इसका ये उपयोग है तो इसका और भी क्या उपयोग होगा, दूरदृष्टि वाली सोच भी बच्चों में वो विकसित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप प्रयोगशाला विधि के गुणों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके डिमेरिट्स को समझ लेते हैं एक बार, कि इस विधि में कुछ खामियां भी होंगी, और खामियां हर विधि में, हर चीज में खामियां होती हैं कुछ ना कुछ। देखिए, इसमें समय अधिक लगता है, ऑब्वियसली बात है। यदि आप किसी चीज को दिखा के बताओगे तो समय तो अधिक लगना ही है। साथ ही संसाधन यूज होते हैं, और आप भी जानते हो कि हर एक चीज को डेमोस्ट्रेट करना, दिखाना, उसका प्रयोग करवाना संभव नहीं। कोर्स भी इतना करवाना होता है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। खर्चीली भी है, यदि आप चीजों को लाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि पैसा तो यूज होगा ही। दूसरा पॉइंट समझिए कि हर विज्ञान विषय प्रकरण को प्रयोगशाला विधि द्वारा समझाया नहीं जा सकता। देखिए, हर मेथड को या हर पॉइंट को आप प्रयोगशाला विधि के द्वारा नहीं समझा सकते। जैसा कि मैंने बताया, पाठ्यक्रम भी करवाना होता है। दूसरा, अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति में शिक्षक व्यक्तिगत मार्गदर्शक नहीं दे पाता। देखिए, बहुत सारे बच्चों की क्लास है, तो आप हर बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सब बच्चों पर आपका ध्यान केंद्रित हो, ऐसा संभव भी नहीं है। तो ये तीन जो इसके डिमेरिट्स हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके पश्चात आप इस विधि को एक बार वापस से रीड कर लीजिएगा, और एज्यूम कर लेना बस, कि ये विधि, मैं टीचर हूं और बच्चे सामने बैठे हैं और मुझे प्रयोगशाला विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है। आप दोबारा से ये विधि, मुझे लगता है कि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप विश्वास करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और उस विधि का नाम है दोस्तों प्रदर्शन विधि। जिस विधि के बारे में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चर्चाएं अभी हम प्रयोगशाला विधि में करके आ रहे हैं। और प्रदर्शन विधि विज्ञान शिक्षण की सबसे श्रेष्ठतम विधियों में आती है, सबसे श्रेष्ठतम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या है। प्रदर्शन विधि विज्ञान एवं अन्य विषयों की शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विधि है। महत्वपूर्ण क्या, आप इसे इंपोर्टेंट विधि, विज्ञान शिक्षण की सबसे इंपोर्टेंट विधि पे टिक कर लीजिए, जिसमें शिक्षक कक्षा कक्ष में किसी प्रक्रिया, प्रयोग, कौशल या विषय वस्तु का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है। आपको यदि बच्चे को आयत भी पढ़ाना है तो आप आयत लेकर आ रहे हो, शंकु पढ़ाना है, कौन पढ़ाना है तो आप कौन लेकर आ रहे हो, सिलेंडर पढ़ाना है तो सिलेंडर लेकर आ रहे हो, ट्रायंगल पढ़ाना है ट्रायंगल लेकर आ रहे हो। सब कुछ आप डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहे हो, सब कुछ बच्चे को टच करके दिखा रहे हो एक तरीके से। तो इसकी परिभाषा को देखिए आगे। प्रदर्शन विधि में शिक्षक किसी विषय या प्रक्रिया को, देखिए, जो टीचर है वो किसी विषय या प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाता है, साथ ही विद्यार्थियों को आवश्यक बिंदु समझाता है, और बीच बीच में प्रश्नोत्तरी एवं संवाद भी करता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये, कि बीच बीच में वो बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी और संवाद भी करता है, जिससे बच्चों का ध्यान केंद्रित रहे, और बच्चे उस चीज को इंटरेस्ट के साथ देखें। आप किसी चीज को दिखा रहे हो और साथ में उससे आप क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हो, तो बच्चे
पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस्ड रहेंगे, टीचर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे, शिक्षक पर ध्यान क्या रहता है, केंद्रित रहता है। तो ये सब चीजें क्या है कि बच्चों को एक स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। अब देखिए, प्रयोग जो प्रदर्शन विधि है, ये एक ये भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे भी बच्चे में कहीं ना कहीं आईक्यू डेवलप होता है, और जो ज्ञान है वो स्पष्ट होने के कारण वो ज्ञान भी कैसा होता है, स्थायी होता है। देखिए, इसमें शिक्षक क्या करता है? शिक्षक विधि, प्रयोग एवं कौशल की पूर्ण योजना बनाता है। देखिए, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि इसमें पूर्व योजना बनाई जाती है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। शिक्षक के द्वारा पूर्व योजना बनाई जाती है, और आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। क्या एकत्रित की जाती है? आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। पूर्व योजना क्यों बनाता है? और जब आप टीचर बन जाओगे तब हमें वार्षिक योजना, जो दैनिक डायरी होती है, उसमें वार्षिक योजना बनानी पड़ती है, और वैसे भी डेली आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, ये सब चीजें नोट करनी पड़ती है। तो ये एक हिस्सा है, और इसको आप बड़े इंटरेस्ट के साथ यदि पढ़ोगे तो इन चीजों को, तो आप जब टीचर बनोगे तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि प्रदर्शन विधि बहुत कुछ सिखा चुकी है, और बहुत कुछ सीखने के बाद ही टीचर बनना है। ठीक है। तो कक्षा में प्रत्यक्ष प्रदर्शन करते समय छात्र उस चीज का अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, नोट्स बनाना जैसे कार्य करते हैं। ऑब्वियसली बात है, यदि आप बच्चों को कुछ दिखाओगे तो उस चीज को ऑब्जर्व भी करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे कि सर ये क्या चीज है, इसकी ये ऐसी ये आकृति क्यों है। फिर आपने कोई चीज नोट करवाई तो उसको नोट भी करेंगे। प्रदर्शन के द्वारा सुरक्षा एवं सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ज्यादा खतरनाक चीजें आप कक्षा कक्ष में नहीं लेके जा सकते। पता चले कि बच्चे उस चीज से पीड़ित हो गए, तो उन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अंत में छात्र प्रदर्शन पर चर्चा करते हैं, और शिक्षक कुछ अनुभव साझा भी करते हैं, और संदेह भी दूर करते हैं। और ये चीज शिक्षक के सामने ही जरूरी नहीं है। बच्चे इस चीज को शिक्षक के जाने के बाद भी डिस्कस करते हैं, और अपने अनुभव को, जो आपने उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने उस चीज को जाना है, चीज को बारे में डिस्कस करते हैं। और फिर यदि कोई चीज में प्रॉब्लम आती है तो वो छात्र तो टीचर से तो डिस्कस करेंगे ही। कहीं ना कहीं टीचर इसमें भी एक अपनी अहम भूमिका निभाता है, और बच्चों को हर एक चीज को स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करता है। तो देखिए, इस विधि के लाभ क्या हैं? लाभों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक सॉरी विद्यार्थी जटिल विषय अथवा प्रक्रिया को सहजता से प्रत्यक्ष रूप में देख और समझ सकते हैं। कोई भी चीज हो, यदि वो जटिल है और यदि आपने उसको देख लिया, तो आप आधी प्रॉब्लम को वहीं सोल्व कर सकते हो। ठीक है। किसी प्रक्रिया को, जैसे आपको कोई भी चीज दिखानी है, जैसे रदरफोर्ड का जो मॉडल है, एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं। तो आपने बच्चों को वो मॉडल का एक एनिमेटेड वीडियो दिखा दिया, या फिर उसको छोड़ो, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के लिए आपने बच्चों को एक एनिमेटेड वीडियो दिखा दिया पूरा। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा जो खाना है वो मुंह में जा रहा है, जिसके बाद दांतों से चबाया जा रहा है, फिर इसोफेगस के माध्यम से जो आहार नली है उसके माध्यम से वो स्टमक में जा रहा है। ठीक है, स्टमक में किस तरीके से उसका पाचन हो रहा है, एचसीएल निकल रहा है, किस वॉल से एचसीएल निकल रहा है, एचसीएल निकल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां पर लीवर जैसे ही आप दिखाओगे तो लीवर जिस तरीके से बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। पेनक्रियाज अपना जो पेनक्रियाज जूस है उसको निकाल रहा है। तो इस तरीके से यदि आप चीजों को विजुलाइज करके, या फिर प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर, ठीक है, यदि बच्चों को समझाओगे
तो बच्चे उस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और जो जटिल से जटिल चीज है वो भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यह विधि कम समय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए दक्षता प्रयोग एवं कौशल दिखाने हेतु प्रयुक्त है। बड़ी बड़ी क्लासों को यदि आपको पढ़ाना है तो ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। और मूल्यांकन एवं खतरनाक उपकरण की सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि प्रयोग केवल शिक्षक करता है। और नंबर 4 पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में अवलोकन, जांच, तुलना, विश्लेषण आदि कौशलों का विकास होता है। ये हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, अभी इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में। यह विधि विज्ञान, गणित, तकनीकी जैसे विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। सबसे बेस्ट विधि है विज्ञान, ठीक है, तकनीकी एवं जैसे विषयों के लिए यह बहुत बेस्ट विधि है। प्रदर्शन विधि एक तरीके से प्रयोगशाला विधि, और साथ में एक विधि है जो हम डिस्कस नहीं किए हैं, व्याख्यान विधि। दोनों का सम्मिलित मिश्रण है। कैसे? प्रयोगशाला में आप दिखा रहे हो, इसमें भी बच्चे को आप दिखा रहे हो, ठीक है, बच्चा देख रहा है तो उस चीज को समझ रहा है, साथ में आप उस चीज की व्याख्या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोनों विधियों का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। व्याख्यान विधि में टीचर व्याख्या करता है, ओनली वो सिर्फ व्याख्या करता है, और वो टीचर सेंटर्ड विधि है। बच्चा उसके अंदर सिर्फ सुनता है, दैट्स इट, ठीक है। उसमें ज्यादा पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को व्याख्यान विधि के बारे में थोड़ी सा अवगत करा दिया। इसके बाद देखिए इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह मुख्यतः शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड है क्योंकि टीचर ही सब कुछ बता रहा है। ऐसा नहीं है कि 100% टीचर सेंटर्ड है। मुझे लगता है शायद हम पढ़ने के आधार पर कह सकते हैं, ठीक है, कि ये विधि टीचर सेंटर्ड है, लेकिन विद्यार्थियों की सहभागिता है। प्रश्न पूछ रहे हैं तो विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं, तो सहभागिता तो है, लेकिन पूर्णतः नहीं है। विद्यार्थियों की सक्रियता एवं स्व अनुभव सीमित रहता है। हाँ, विद्यार्थी इसके अंदर प्रयोगशाला विधि में खुद प्रयोग कर रहे हैं, तो वो एक्टिव है, ठीक है, और वो स्व अनुभव भी इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि टीचर को ही प्रदर्शन करना है। यह विषय एवं पाठ के लिए प्रदर्शन विधि उचित नहीं है, खासकर कला, साहित्य आदि में यह सीमित रूप से उपयोगी है। साइंस में तो ठीक है, आप जहाँ भी आप लोगों को लगता है कि चीजें दिखाकर आप पढ़ा सकते हैं, वहां आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी महंगे उपकरण, सामग्री या प्रशिक्षक की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाता, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज पर पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, और हर एक चीज आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है, हमें उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे मैं अभी क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर ही लेता हूँ, जहाँ भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं खामियों को दूर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें तो पढ़ना है और टीचिंग मेथड के अनुसार ही पढ़ना है। तो यदि आपके एग्जाम में आए तो आप लोगों को इस चीज को सही मानना है। आप इस चीज के बारे में अभी ये नहीं कह सकते कि ये चीज दूर हो गई है, ठीक है। 100% इस चीज पे अभी काम नहीं हुआ है, और जब हो जाएगा तब मुझे लगता है कि इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्तिगत प्रशिक्षण एवं विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास के अवसर अपेक्षाकृत कम रहते हैं। व्यक्तिगत प्रशिक्षण, इंडिविजुअल, आप व्यक्ति को बता नहीं सकते, और विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास के अवसर अपेक्षाकृत कम रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, ये आज दो विधि हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि शायद आप इन विधियों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि सीमित शब्दों के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ बताया जा सके। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए, और आप पढ़ के समझ लीजिए, फिर जिसके बाद आपको इनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने पढ़ लिया और समझ लिया, फिर वही लाइनें हैं घूम फिर कर। यदि आप गुण पढ़ लेते हैं तो दोष अपने आप समझ में आ जाएंगे, और कहीं किसी ने दोष पढ़ लिए तो वो इनमें से ही गुण निकाल सकता है। खोजने वाला होना चाहिए, खोज प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को शिक्षण विधियों की क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट पूछ सकता है।
मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। साथ ही विज्ञान शिक्षण की क्लास आपको कैसी लगी, ये आप लाइक करके बता सकते हैं। जो भी साथी क्लास को देखें वो लाइक करना ना भूले। विज्ञान शिक्षण और साइंस की ऐसी ही क्लासें आप लोगों के लिए आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों से अगली क्लास में एक नई ऊर्जा, एक नई तरीके, एक नई विधि के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।